अगला हमारा टॉपिक आ गया यूरिनरी इनकंटिनेंस। देखें यूरिनरी कंटिनेंस क्या होगा कि आपका यूरिन के ऊपर जो प्रॉपर कंट्रोल होता है इसको हम यूरिनरी कंटिनेंस कहते होते हैं। लेकिन अगर आपका यूरिन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल ना रहे तो इसको हम यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते होते हैं। अब देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि सर जब हम बच्चे थे तो उस वक्त तो हमारा यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो यस उसको हम क्या कहेंगे कि उसको हम यूरिनरी इनकंटिनेंस ही नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे इन यूरिनरी इनकंटिनेंसी। लेकिन वो एक पैथोलॉजी नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है और वो अपनी 4 साल की एज को पहुंचता है, ये इधर नहीं लिखा हुआ, ये आप लोग लिख रहे हैं और यहाँ से यूवर्ड का एमसीक्यू था। जब बच्चा 4 साल की एज को पहुंचता है तो वो वाला जो बच्चा है उसके यूरिन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब उसका यूरिन जो है वो खुद ब खुद ही नहीं निकलता। अगर अब भी उसका यूरिन जो है वो खुद ब खुद ही निकल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मैच्योरेशनल डिले कहते होते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो टर्म यूज होती है इसको हम प्राइमरी नोक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। प्राइमरी नोक्टर्नल एन्यूरेसिस के अंदर क्या हो रहा है, नोक्टर्नल का जो वर्ड यूज होगा ना वो रात के लिए यूज होगा। ठीक है, एन्यूरेसिस उसका जो यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रह रहा, वो बेड को वेट कर रहा होता है। तो अगर एक बच्चा है और उसकी एज 5 या 5 साल से ज्यादा है और उसके अंदर बेड वेटिंग हो रही है, मींस के उसका रात को यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो दैट इज अ मैच्योरेशनल डिले। ठीक है, और इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम प्राइमरी नोक्टर्नल एन्यूरेसिस जो है वो कहते होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको क्या पता चल गया कि जब बच्चा 4 साल की एज को पहुंचता है तो उसका यूरिन के ऊपर कंट्रोल हो जाता होता है। अगर मैं थोड़ा सा मजीद इसकी डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूं तो बेसिकली इस तरह करके आप लोगों का ब्लैडर होता है, ये आपका यूरिथ्रा होता है। ठीक है, और इधर आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, इधर आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है। ये वाला जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है दैट इज पुडिंडल नर्व। ठीक है, और ये वाली जो पुडिंडल नर्व है इस पे आपका कंट्रोल है। मींस के आप लोग जो यूरिन को कंट्रोल कर रहे होते हो ना वो बिकॉज ऑफ किसकी मेहरबानी है, वो पुडिंडल नर्व की मेहरबानी है। आपका ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है वो मतलब जाहिर सी बात है स्पाइनल कोड के अंदर आएगा और स्पाइनल कोड के अंदर देन आपका जो सैक्रल प्लेक्सिस है वहां से ये वाला जो मैसेज है वो डेंटल नर्व लेके आपके ब्लैडर तक पहुंच जाती होती है। और ये जो आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है इसको आपके वो मैसेज दे देती है। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है या आपने इसको डायलेट करना है, मींस के ताकि यूरिन जो है वो आगे चला जाए। ठीक है, तो ये आपका काम हो रहा था। लेकिन ये वाला जो काम है ये जब आप लोग 4 साल के को पहुंचते हो तो फिर आपका ये प्रॉपर कंट्रोल बन जाता होता है। इससे पहले आपका इस चीज के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता। देन हमारे पास क्या था, ये ऊपर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी होता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके ऊपर बेसिकली इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो आप लोगों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मींस के ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। देन आपका जो ब्लैडर होता है इसका जो मसल होता है उसको हम डेट्रोसर मसल कहते होते हैं। तो ये वाला जो डेट्रोसर मसल है ये जब रिलैक्स करता है तो इधर सारा यूरिन जो है वो कन्वोलेट हो जाएगा। जब ये वाला जो डेट्रोसर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर से सारी सी बात है ये वाला जो सारा यूरिन है वो आगे चला जाता होता है। तो डेट्रोसर मसल पे भी आप लोगों का खास कंट्रोल नहीं होता, इस पे भी मेनली आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपका ये मैंने आप लोगों को नॉर्मली बता दिया। अगर मैं नॉर्मल आप लोगों को बताऊं ना, बेसिकली होता क्या है कि जब आप लोगों का ब्लैडर भर जाता है, जब आपका ब्लैडर भरेगा तो ये स्ट्रेच होगा। जब ये स्ट्रेच होगा तो इधर से जो मैसेज है वो जारी सी बात है आपकी स्पाइनल कोड के अंदर जाएगा। ठीक है, मींस के इधर से जो मैसेज है वो कहां पे जाएगा, आपकी स्पाइनल कोड, जिसको हम मतलब ये एक कोड सी है, ये मतलब आप बच्चों वाली बात खैर मैं बताने लगा हूं। स्पाइनल कोड आपकी बॉडी की वो वायर है जिसका काम होता है कि आपकी सारी बॉडी से मैसेज को रिसीव भी करना, उसको ब्रेन तक पहुंचाना भी, और ब्रेन से जो भी सारे मैसेज हैं, जो भी करंट आ रहा है उसको आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है जिसको हम वर्टिब्रास कहते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यार इधर से मैसेज कहां पे चला गया, ये आपकी स्पाइनल कोड के अंदर मैसेज चला जाता होता है। ठीक है, देन आप लोगों की जो स्पाइनल कोड है वो क्या करेगी, वो इस मैसेज को आगे आपके पोन्स तक पहुंचा देती है जो कि ब्रेन का पार्ट होता है जहां पे आपका मिक्चुरेशन सेंटर होता है। देन आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स जो होता है वहां पे ये वाला जो मैसेज है वो पहुंच जाता होता है। देन आपकी मर्जी होती है कि आपने ये वाला जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स करना है या नहीं करना। अगर आप कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपका यूरिन रुक जाएगा, अगर आप रिलैक्स करोगे तो देन ये बिल्कुल सारे इसी रास्ते से कि आपका दोबारा से मैसेज आप कहां से आएगा, वही आपका जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है वहां से मैसेज आएगा आपकी मतलब स्पाइन के अंदर, आपके ये वाला जो पोन्स के अंदर, पोन से ये वाला जो मैसेज है वो आपकी स्पाइन के अंदर आता होता है। और देन आपकी स्पाइन से ये वाला जो मैसेज है वो आपकी मतलब पुडिंडल नर्व जो है वो मैसेज एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर तक पहुंचा देगी। आप रिलैक्स करोगे और यहाँ से ये वाला जो यूरिन है वो निकल जाता होता है। तो इस तरह करके खैर सारी जो मैसेजिंग है वो हो रही होती है। इट मींस कि आप लोग प्रॉपरली, आपका जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है, आपका जो ब्रेन है वो इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मली काम हो रहा
होता है। अब बात आ जाती है कि इनकंटिनेंस की, इट मींस कि इस केस के अंदर आपका यूरिन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। इसको हमने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक को हमने स्ट्रेस इनकंटिनेंस कह दिया, एक को हमने अर्जेंसी इनकंटिनेंस कह दिया, एक को हमने ओवरफ्लो इनकंटिनेंस कह दिया। स्ट्रेस इनकंटिनेंस इट मींस कि आपको क्या पता चल गया है कि कोई ना कोई स्ट्रेस होगा। अब ये नहीं कि बंदा परेशान होगा और उसका यूरिन निकल जाएगा, नहीं। बेसिकली आपके ब्लैडर के ऊपर से स्ट्रेस पड़े, ऊपर से फोर्स पड़े। अब आपको पता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका ये जो बंदा है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इधर आपका जो है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इधर आपका यूरिथ्रा होता है और ये आपका एब्डोमेन होता है और सारे इधर आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ औरतों के अंदर ये मसला होता है, खासतौर पे बूढ़ी औरतों के अंदर, खासतौर पे उन औरतों के अंदर जिन्होंने काफी ज्यादा बच्चों को पैदा किया है, खासतौर पे उन औरतों के अंदर जिन्होंने जो बच्चों को पैदा किया है वो वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू पैदा किया, मींस के नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा किया है, उन्होंने सिजेरियन सी सेक्शन नहीं करवाया था। तो उनके अंदर जो एज जब वो बूढ़ी होती हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो खांसी करती हैं या जोर से हंसती हैं तो उनका यूरिन निकल जाता होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं? इसको हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं। मैंने ये जो चीज आपको पीछे बताई है, बूढ़ी खातून जिसने काफी बच्चे पैदा किए और वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू पैदा किए हों, उनके अंदर ये वाली जो कंडीशन है ये काफी ज्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? बेसिकली जब आप लोग खांसी करते हो, जब आप लोग हंसते होते हो, जब आप लोग छींक मारते हो, जब आप लोग कोई चीज उठाते हो तो आपने फील किया होगा कि आपको एब्डोमेन के अंदर थोड़ा प्रेशर सा फील होता है। उस वक्त आपके ये वाले जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके एब्डोमेन के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता होता है। इसको हम कहते होते हैं इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो वो जो इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो आपके ब्लैडर को ऊपर से कंप्रेस करेगा। जब आपका ब्लैडर ऊपर से कंप्रेस होगा तो इधर से जो यूरिन है वो निकल जाता होता है। खासतौर पे उन औरतों के अंदर यूरिन क्यों निकल रहा है? बिकॉज नॉर्मली आपके पास जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो तो उस केस में अगर ऊपर से फॉर एग्जांपल प्रेशर आ भी रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये वाली डायग्राम देखें तो इसके अंदर ये बेसिकली हमारा जो है वो ब्लैडर बना हुआ है, ये हमारे पास जो है वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल पेल्विक फ्लोर मसल्स। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऊपर से प्रेशर आता भी है तो ये वाले जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो इधर से यूरिन को नहीं निकलने देते होते। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर फोर्स लगाई हुई है। जब आप लोग चाहोगे उस वक्त ही इधर का जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगा, इधर से जो यूरिन है वो निकलेगा। लेकिन वो औरतें, उन औरतों के अंदर मसला क्या होता है कि उनके ये वाले जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। जब आप लोग नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो, जो फीमेल जिनकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है उनको इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा होगा कि उस वक्त आपको कितना जोर लगाना पड़ता है, कितनी फोर्स लगानी पड़ती है। तो उस दौरान आपके ये वाले जो मसल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। उस दौरान आप लोगों की वो जो पुडिंडल नर्व है वो डैमेज हो सकती होती है। तो अगर आपकी वो जो पुडेंटल नर्व है वो डैमेज होगी या आपके जो मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं वो वीकन हो गए, तो इस केस में अब बताओ इधर जब ऊपर से फोर्स लगेगी तो ये आप लोगों के जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ये यूरिथ्रा को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा पाएंगे? सर जी नहीं करवा पाएंगे। तो इधर से जो यूरिन है वो निकल जाता होता है। तो ये वाली जो यूरिनेशन होती है, ये वाला जो यूरिनरी इनकंटिनेंस होती है, इसको हम जनाब स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते होते हैं। मैं आता हूं, मेरी जो ये जो डिजिटल पेन है इसकी चार्जिंग हो गई है एंड मैं इसको साथ में चार्ज पे लगाता हूं और साथ में पढ़ाता हूं। जस्ट 1 मिनट मुझे दे। अरे हाय, आज जब जब लेक्चर का मजा आ रहा है उस वक्त हमारा कोई ना कोई पंगा हो रहा है। खैर, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। कहाँ पे था मैं? वो कंटिन्यूस बता रहा था, विजाइनल डिलीवरी और उसके बारे में बता रहा था, आई थिंक सो ना। हाँ, इसी में। हाँ जी, चल रही है अब। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि उन फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के ये वाले जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ये वीकन हो जाते हैं। आपको नेम भी आना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर लिवेटर एनी मसल्स। ठीक है, ये आपका पूरा मसल्स का कंप्लेक्स होता है। इसमें मेन आपने लिवेटर एनी मसल कंप्लेक्स को मस्ट याद रखना है। इसमें बेसिकली आपके 3 मसल्स होते हैं, इलियोकोक्सीजियस होता है, प्यूबोकोक्सीजियस होता है, प्यूबोरेक्टालिस होता है। वो नाम सारे चाहे आप लोग नाम भी याद रखें, लेकिन आपको मस्ट पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है इसके अंदर कौन से मसल्स वीक हो रहे हैं? पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो रहे हैं।
रहे हैं, ठीक है, उसमें वो कौन से होते हैं, दीज आर लिवेटर एनी मसल कम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो कि मोस्टली उन फीमेल्स के अंदर जो है वो वीकन हो जाते हैं जो कि विजाइनल डिलीवरीज जिन की होती हैं। अब बात आ जाती है कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना होता है। देखिए जब मसला क्या रहा है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं, तो आप लोगों ने मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है। मसल्स को अब आप लोग कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, जिस तरह बंदा जिम में जाता है तो उसके मसल्स जो है वो ताकतवर हो जाते हैं, तो इसी तरह आपने उसकी जिम करवानी होती है। जिम आप ये नहीं कि मतलब वो जाके डंबल उठाए, आपने ये कहना होता है कि आपने कीगल एक्सरसाइज करनी है। ये आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाए। ये वाली जो कीगल एक्सरसाइज होती हैं ये बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए होती हैं। तो ये वाले मसल्स अगर दोबारा से स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो जारी सी बात है अब आपका इधर से फ्लो दूसरा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें ना तो ये नॉर्मल था, लेकिन अगर आप देखें तो ये वाले जो मसल्स हैं ये बिल्कुल वीकन हुए पड़े हैं। अब ये यूरिथ्रा को उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, इस वजह से इधर से क्या होता है कि जब भी ऊपर से स्ट्रेस बढ़ता है, जब भी ऊपर से एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, तो इधर से जो यूरिन है वो निकल जाता होता है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप लोग इनको स्ट्रेंथन कर लोगे तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर से जो है वो प्रेशर बढ़ेगा भी तो, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रेंथन है। अब ये प्रॉपर इसको कंप्रेस करके रखेंगे यूरिथ्रा को, तो इधर से जो यूरिन है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऊपर से जनाब प्रेशर बढ़ रहा था। इसका मैकेनिज्म क्या था, आपकी आउटलेट इनकम्पिटेंस थी, ठीक है। मींस के आपके पास ये यहां से जो है ये वाला जो आउटलेट एरिया था ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। आपका ये वाला जो इंट्रिंसिक स्फिंक्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी थी, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अगर ये वाला जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपर काम करेगा तो जारी सी बात है इधर से अब आपका यूरिन रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका जो इंट्रिंसिक स्फिंक्टर्स हैं, यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, यहां से एमसीक्यू आया हुआ है कि क्या मसला होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक स्फिंक्टर की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। जब डेफिशिएंसी होगी अब आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया स्नीजिंग के ऊपर, जब आप लोग कोई चीज लिफ्ट करते हो उसके ऊपर, जब या जब आप लोग लाफ करते हो हंसते हो उस वक्त, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस तरह का पेशेंट आ जाता है तो आपने उसको डायग्नोज कैसे करना होता है। डायग्नोज करने के लिए आप लोग उसको ना मतलब ब्लैडर टेस्ट करते होते हो, ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट करते होते हो। मींस कि आपने उस बंदे को कहना है कि खांसी करे या आप वेलसल्वा मैन्यूवर करवा रहे हो। वेलसल्वा मैन्यूवर आप लोग कैसे करवा रहे हो कि आपने उस बंदे को कहना है कि अपना नाक बंद करके और मुंह बंद करके हवा को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। मींस के उसने नाक भी बंद कर लेना है, मुंह भी बंद कर लेना है और फूंक बाहर की तरफ मतलब मारने की कोशिश करनी है, हवा को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, सांस को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो उस केस में क्या होगा, आपके एब्डोमेन के अंदर जो मसल्स हैं, एब्डोमेन के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। अभी आप लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो उससे भी अगर एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इट मींस कि ये ऊपर से अगर इसका ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अगर इसका स्फिंक्टर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उसका यूरिन जो है वो निकल जाता है। ऐसे ही खांसी के ऊपर भी बिल्कुल सेम काम होता है कि आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ये आप लोग करके एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो उधर से उसका यूरिन जो है वो निकल जाता होता है इस बंदे के अंदर। तो इसको हम पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट कहते होते हैं। वेलसेल्वा मैन्यूवर दो तीन तरह से होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, नाक और मुंह बंद करके फूंक बाहर निकालने से भी, एयर बाहर निकालने से भी, या आप लोगों ने उस बंदे को कहना है कि आप जो है वो जिस तरह मतलब पखाना करने जाते हो तो उस हालत के अंदर बैठ जाओ और जोर लगाओ, ठीक है, नीचे की तरफ। तो उस वक्त भी वो जो स्ट्रेनिंग कर रहा होता है उस वक्त भी आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो उस केस में भी क्या होगा, उसका वो जो यूरिन है वो निकल सकता है। इधर से आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा कि इसको जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ये किन लोगों के अंदर होती है, मैंने आपको बता दिया कि जिन लोगों ने वेजाइनल डिलीवरी ज्यादा करवाई हुई हो, या अगर मेल्स के अंदर बात करें तो जिन्होंने प्रोस्टेट सर्जरी करवाई हो, ठीक है, तो प्रोस्टेट सर्जरी करवाएंगे, आपके पेल्विक एरिया के अंदर सर्जरी होगी, दैट कैन weaken your pelvic muscles एंड आल्सो आसपास में प्रोस्टेट नहीं रहा, ठीक है। तो वो वाली जो सारी चीज है वो भी आपकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस करवा सकती होती है। उसके बाद आपको पता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कब इंक्रीज हो सकता है, अगर आपके एब्डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा फैट हो तो उसकी वजह से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके तो पेट के अंदर बच्चा होता है तो उसकी वजह से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर सारी सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑल दीज थिंग कैन कॉज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब बात आ जाती है ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप लोग पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हो। बाकी अगर बंदा ओबीज है तो सारी सी बात है मुझे उसका वेट लॉस वगैरह जो है वो करवाना पड़ता होता है। बाकी हम पेसरीज भी रखते होते हैं। पेसरीज ना ये छोटी छोटी सी ना मतलब डिवाइसेस ही कह लो ये छोटी छोटी सी डिवाइसेस ही होती हैं जिनको आप लोग जो है वो विजाइना के अंदर रख देते होते हो यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए या ब्लैडर को सपोर्ट करने के लिए, तो उनको हम पेसरीज कहते होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप आ जाती है दैट इज अर्जेंसी इनकंटिनेंस। इसके नेम से जाहिर हो गया कि आप ना
इनकंटिन्यूस हो रही है, लेकिन अर्जेंटली वो जो इनकंटिन्यूस हो रही है, तो इस बंदे के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो डेट्रूसर मसल था, ये वाला जो मसल था, ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता होता है, तो उस केस में जब इसके अंदर थोड़ा बहुत भी यूरिन आएगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता होता है, इट मीन्स के इधर से जो यूरिन है वो बड़ी जल्दी निकल जाता होता है। तो इस बंदे के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका डेट्रूसर मसल जो है वो उसकी ओवर एक्टिविटी हो रही होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो वॉशरूम के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन वो बंदा वॉशरूम के अंदर नहीं जा पाएगा, उसका पहले ही यूरिन निकल जाएगा, बिकॉज उसका जो डेट्रूसर मसल है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ पड़ा है, वो बहुत ज्यादा दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जब उसके अंदर थोड़ा बहुत भी यूरिन आता होता है। अब ये किन लोगों के अंदर हो रही होती है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, खासतौर पे यूटीआई वाले लोगों के अंदर, जिनके अंदर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो। तो अगर आपका यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो इधर से क्या है कि आपका ना बेसिकली ये जो डेट्रूसर मसल है ये इरिटेट हो जाता है। जब ये इरिटेट होता है तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत भी यूरिन आता है, तो उस बंदे का दिल करेगा मैं जल्दी से जाऊं और वॉशरूम के अंदर यूरिन को निकाल दूं। लेकिन एक तो उस बंदे के अंदर ये होगी कि अर्ज मैं जल्दी से जाऊं, लेकिन जब वो जा ही रहा होगा तो उसका यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहेगा और उसका जो यूरिन है वो निकल जाता होता है। तो इसको हम अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस कहते होते हैं। या आप लोगों का वो लोग जिनका सेरिब्रल कोर्टेक्स की कोई लीजन हो, ये भी आप लोगों ने लिखना है। यहाँ से आपका यूवर्ड का एमसीक्यूज आया हुआ है, जिनका ये काम ना कर रहा हो। सेरिब्रल कोर्टेक्स मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यूरिन को कंट्रोल करने के अंदर कौन हेल्प कर रहा था, आपका जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है वो हेल्प कर रहा था। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, अब ये चीज वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चली जाएगी, लेकिन ऊपर आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है। सेरिब्रल कोर्टेक्स से मैसेज कहां पे आ रहा है, आपका पोन्स के अंदर मैसेज आ रहा होता है। पोन से ये वाला जो मैसेज है आपकी स्पाइनल कोड के अंदर आ रहा होता है। स्पाइनल कोड का जो पार्ट होता है सैक्रम, ठीक है, खासतौर पे अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो आपका सैक्रम का S2 और S2 से लेके S4 वाला जो पार्ट होता है वहां से नर्व निकलेगी। ठीक है, ये ऊपर से जो भी सारा न्यूरॉन आ रहा है ना, इसको हम कहते होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। ये ऊपर से जो भी सारी वायर आ रही है ना, मेन वायर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते होते हैं। जबकि इधर से जो मैसेज आएगा, जो आगे वाला न्यूरॉन लेके जाता होता है, मींस के आगे आप लोगों की जो पिट्यूटल नर्व है वो मैसेज लेके जाती होती है, तो इसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते होते हैं। खैर, ये इवेंचुअली मैसेज जो है वो आप लोगों के ब्लैडर के ये वाला जो स्फिंक्टर है उसके पास जारी सी बात है पहुंच जाएगा। खैर, तो अब ये वाला जो बंदा होता है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सेरिब्रल कोर्टेक्स खराब हुआ पड़ा है, इट मींस कि उसका ये वाला जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो खराब हुआ पड़ा है। तो आपने याद रख लेना है, ये चीज वैसे मैंने न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ाई हुई है, लेकिन आपने याद रख लेना है कि जब भी आपका अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो आपके मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, मसल्स की बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी हो जाती होती है। तो बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रहा है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के अंदर। एक तो मैंने यूटीआई बता दिया, दूसरा मैंने आप लोगों को सेरिब्रल कोर्टेक्स की लीजन बता दी कि अगर आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है वो डैमेज हो जाएगा तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी उसका जो इट मींस कि उसका अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रहा है, इट मींस कि उसका जो डेट्रोसर मसल है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जब भी आपका अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो उस केस में मसल जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सेरिब्रल कोर्टेक्स का अगर कोई मसला मिल रहा है तो फिर भी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो हो सकती होती है। देन अगर क्या है कि अगर उस बंदे के अंदर वैसे जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो डैमेज हो गया, अब वैसे अपर मोटर न्यूरॉन क्यों डैमेज हो सकता है, यहां से भी यूवर्ड का एमसीक्यूज है। एक बंदा है और उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अब ये वाली जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये भी न्यूरोलॉजी के अंदर लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर ये आपका ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों के डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैक कर रहा होता है, डिफरेंट नर्व्स को अटैक कर रहा होता है। तो अगर आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, इट मींस कि उस बंदे के अंदर आप लोगों को क्या मिल सकती है, ये जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है वो मिल जाती होती है। बिकॉज पिछली कहानी सारी जो है वो आप लोगों को पता चल चुकी है। देन क्या है कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इंजरी होगी अबव दिस लेवल, ठीक है, जहां तक आप देखें अपर मोटर न्यूरॉन कहां तक था, S2 और S4 के लेवल तक था। ठीक है, इधर से ऊपर ऊपर जो है वो सारा अपर मोटर न्यूरॉन था, इससे नीचे जो है आपका लोअर मोटर न्यूरॉन होगा। इट मींस आपका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बन चुका है, अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन कब हो सकती है, चाहे सेरिब्रल कोर्टेक्स डैमेज हो, चाहे आपका स्पाइनल कोर्ड डैमेज हो, चाहे आपका पोन्स डैमेज हो, चाहे आपका जनाब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से इससे ऊपर ऊपर अगर न्यूरॉन डैमेज होता है तो उस केस में ब्लैडर जो है वो बहुत ज्यादा स्पास्टिक हो जाता होता है, बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है, ब्लैडर का हाइपरटोनिया हो जाता है। तो वो आपसे जो टर्म पूछेगा ब्लैडर का क्या हो रहा है, ब्लैडर का जनाब हाइपरटोनिया जो है वो हो रहा है, मींस कि आपका ब्लैडर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता होता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों को इस बंदे के अंदर मिल रही होती है। अगर आपका सिंपल ये वाला कंसेप्ट बन जाता है तो इंशाल्लाह आप लोग यू वर्ड का कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं करोगे कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो आपका जो ब्लैडर है वो बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगा, हाइपरटोनिया हो जाएगा। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन कहां तक आ रहा है, S2 से S4 तक, इससे ऊपर ऊपर
ऊपर जो है वो आपका अपर मोटर न्यूरॉन होता है। तो इससे ऊपर ऊपर अगर लीजन होती है तो आपको पता चल गया हाइपरटोनिया हो जाएगा। और आपको पता है जब भी ब्लैडर का हाइपरटोनिया होता है तो उस बंदे के अंदर कौन सी अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो रही होती है। इट मींस आपने इसके काजिज के अंदर एसोसिएशंस के अंदर यूटीआई लिखना है, उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लीजन लिखनी है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की लीजन अबव द सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। और उसके बाद आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लीजन जो कि अपर मोटर न्यूरॉन को जो है वो इन्वॉल्व कर ले। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आपने इसके अंदर लिख लेनी है। अब बात आ जाती है कि मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है। देखें जो काज था मुझे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मेरा जो डेट्रोसर मसल है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी ड्रग्स दूंगा जो कि मेरे डेट्रोसर मसल को रिलैक्स कर दे। अब देखिए ये वाला जो डेट्रोसर मसल होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अंदर जनाब आप लोगों के M3 मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इसके ऊपर जनाब आप लोगों के बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी M3 जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो वो आपके ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी M3 रिसेप्टर्स मींस के जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे तो वो आपके ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। इस वजह से आप देखें इस प्रॉब्लम के अंदर अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के अंदर ब्लैडर पहले ही बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मींस के मुझे ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो कि इन M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें ताकि मेरा जो डेट्रोसर मसल है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए। तो इन ड्रग्स को हम क्या कहते होते हैं, एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें आपकी ऑक्सीब्यूटाइनिन आ जाती होती है। तो आपने ऑक्सीब्यूटाइनिन जो है वो इस बंदे को दे देनी होती है अगर आपका ब्लैडर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हुआ पड़ा है। या जब भी आप लोगों के ये वाले जो बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होंगे तो ये आपके डेट्रोसर मसल को रिलैक्स करवा देते होते हैं। इट मींस कि मैं क्या चाहूंगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा ये वाले जो बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो ड्रग होती है दैट इज मीरा बैकडोन। तो आपने उस बंदे को मीरा बैकडोन ड्रग जो है ये दे देनी है। ये क्या करेगी, ये आपके डेट्रोसर मसल को मींस के बीटा 3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी और आपके जो डेट्रोसर मसल है उसको रिलैक्स करवा देगी। तो हम यही तो चाह रहे थे। तो इसको हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग भी कहते होते हैं। मीरा बैकडोन को हम क्या है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। तो आपको सिंपैथो मिमेटिक का भी उधर वर्ड आ सकता है तो आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो इट मींस कि ये ड्रग देंगे आपका मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। और जारी सी बात है आपकी ये वाली जो कॉन्टिनेंस है जो कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो ठीक हो जाती होती है। बाकी इसमें वही आप लोग कीगल एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हो, ब्लैडर ट्रेनिंग वगैरह करवा सकते हो, लेकिन मेन ट्रीटमेंट का जो है वो आप लोगों को पता चल चुका है। और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज मैंने जो यू वर्ड के अंदर देखे हैं, लाइक इस टॉपिक में से 5 एमसीक्यूज थे, आई थिंक तकरीबन 3 एमसीक्यूज जस्ट अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में थे। और खासतौर पर ये वाला जो टॉपिक है इसके रिलेटेड थे, ये वाला जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया है जो कि इधर मतलब फर्स्ट स्टेप 1 पे नहीं लिखा हुआ। खैर अगला हमारा जो आ जाता है दैट इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब ये वाली जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है इसके भी नेम से ही आपको पता चल गया कि आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो इधर से ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपका यूरिन जो है वो इधर से जारी सी बात है लीक करना शुरू कर देगा। तो अब बेसिकली ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लैडर है उसकी प्रॉपर एम्पटाइम नहीं हो रही होती। मैंने आपको क्या बताया कि आपका डेट्रोसर मसल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर इधर से यूरिन जो है वो निकल जाता होता है। लेकिन ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके डेट्रोसर मसल की अंडर एक्टिविटी हुई पड़ी है, या क्या है कि आगे वाले एरिया के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों मसलों के दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होगा कि अब आपके ब्लैडर से प्रॉपर यूरिन आगे नहीं निकल पाएगा। जब आपके ब्लैडर से आगे यूरिन प्रॉपर नहीं निकल पाएगा तो जब बंदा यूरिन करने तो जाएगा लेकिन क्या है कि या तो उसका यूरिन जो है वो कतरा कतरा करके निकलेगा, या जब वो बंदा यूरिन करने जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत यूरिन निकलेगा, लेकिन काफी सारा जो यूरिन है वो उसका ब्लैडर के अंदर ही रह जाता होता है। देखिए जब आप लोग यूरिन करके आ जाते हो तो आपका जो यूरिन ब्लैडर के अंदर बच जाता होता है उसको हम रेजिड्यूल यूरिन कहते होते हैं। नॉर्मल बंदे के अंदर ये वाला जो रेजिड्यूल यूरिन है ये बहुत कम होता है, लाइक लेस देन 50 ml होता है, ठीक है। तो लेस देन 50 to 100 ml जो है वो अगर आप लोगों को रेजिड्यूल यूरिन ये नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लेते होते हैं कि मेनली लेस देन 50 ml ही, ठीक है। लेकिन एक बुक के अंदर मैंने 100 ml पढ़ा था सो मैंने बना दिया लेस देन 50 to 100 ml। खैर तो आपको पता चल गया कि लेस देन 50 to 100 ml रेजिड्यूल यूरिन मींस के वो यूरिन जो कि आफ्टर यूरिनेशन मेरे ब्लैडर के अंदर बच रहा है दैट इज नॉर्मल। लेकिन ये वाला जो बंदा है जिसमें ब्लैडर से प्रॉपर्ली यूरिन आगे नहीं निकल पा रहा तो उसके यूरिन रेजिड्यूल यूरिन जो है वो ज्यादा होगा, मींस के आफ्टर यूरिनेशन उसका इधर काफी ज्यादा यूरिन पड़ा हुआ होगा। इट मींस के इस बंदे के अंदर पोस्ट वर्ड आफ्टर यूरिनेशन आपको रेजिड्यूल यूरिन जो है वो काफी इंक्रीज्ड मिल रहा है। कितना इंक्रीज्ड मिल सकता है, मोर देन 200 ml जो है वो उसके अंदर पड़ा हुआ होगा ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल सकती है, पोस्ट वर्ड रेजिड्यूल यूरिन जो है वो ज्यादा आप लोगों को मिल रहा होता है। बाकी क्या है कि अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा
जाहिर सी बात है आप लोगों को इस बंदे के अंदर मतलब ये किन लोगों के अंदर कॉमन होता है, तो वो लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा हो, लाइक पॉलीयूरिया हो, ठीक है, जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा होता है, तो पॉलीयूरिया डायबिटीज वाले लोगों के अंदर ये वाला मसला हो सकता है, या जिनके अंदर ब्लैडर की आउटलेट की ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिस तरह हमने पढ़ा था बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, कि आपका इधर जो मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा दे तो जाहिर सी बात है इधर से आगे जो है यूरिन प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा। या क्या है कि अगर एक बंदे के अंदर स्पाइनल कोड की इंजरी हो, तो आपको पता है कि आपकी जो स्पाइनल कोड है वही तो इधर मैसेज दे रही थी ना, आपका इधर मैसेज पहुंचा रही थी हमारे। अब देखें जब स्पाइनल कोड की इंजरी होगी बिलो सैक्रल प्लेक्सिस, मींस के ये एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस, इट मींस कि अब आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो डैमेज हो रहा है। तो आपने याद रख लेना है जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो उस केस में जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। दोबारा ये कंसेप्ट आपने अपनी दिमाग के अंदर घोल के डाल लें। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रहा है तो आपके मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मींस कि आपका जो ब्लैडर का मसल है, लाइक डेट्रोसर मसल, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको क्या मिल रहा था, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस मिल रही थी। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, मींस के एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस या इससे नीचे, तो उस केस में आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते होते, मींस कि आपका जो डेट्रोसर मसल है वो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस S2 टू S4 के दरमियान में अगर इंजरी होती है और आपका अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, इस केस में अब आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है आपका इधर से यूरिन नहीं निकलेगा, तो बंदे को क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो है वो हो जाती होती है। अब मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है, जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो यूरिन है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं जो है वो उस बंदे को फुल्ली पास कर दूंगा, कैथीटर पास कर देता हूं ताकि वो यूरिन निकले। दूसरी बात ये कि मैं चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ बीपीएच, तो मैं चाहूंगा कि इधर के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करें, ठीक है आप लोगों के। तो मैं क्या करूंगा, उस बंदे को ऐसी ड्रग्स दे दूंगा जो कि आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगी। तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने वाली जो ड्रग्स होती हैं, 2000 अल्फा ब्लॉकर्स, और इसमें आपकी जो ड्रग यूज हो रही है दैट इज टेमसोलोसिन। तो ये आपने ड्रग जो है वो यूज कर टेमसोलोसिन जो है वो यूज कर लेनी होती है। टेमसोलोसिन क्या करेगी, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगी, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे, ठीक है, इधर के फॉर एग्जांपल आप लोगों के यूरिथ्रा वगैरह के और उसके बाद प्रोस्टेट के, तो उस केस में आपका इधर से जो यूरिन है वो प्रॉपर्ली आगे फ्लो कर जाएगा। तो उस केस में आपकी ये वाली जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है वो इजिली ठीक हो जाती होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स आ गई इनकॉन्टिनेंस की। बाकी क्या क्या आप लोगों को मिक्स भी मिल सकता है। मिक्स किसका, कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस का जो है वो मिक्सचर भी मिल जाता होता है, तो इसको हम मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस कहते होते हैं। सो ये था हमारा जनाब इनकॉन्टिनेंस का टॉपिक।